रमेश, एक गरीब मजदूर, हर दिन इसी तपती जमीन पर अपने सपनों को बोता था। धर्मपाल सफेद कुर्ता और गुस्से से भरा चेहरा लिए खेत में आता है। गांव का एक कोना, जहां सूरज की तपिश और जिंदगी की तंगी दोनों साथ साथ जल रही थी। रमेश, एक गरीब मजदूर, हर दिन इसी तपती जमीन पर अपने सपनों को बोता था। धर्मपाल सफेद कुर्ता और गुस्से से भरा चेहरा लिए खेत में आता है। अबे ओ रमेश, आज पूरा खेत जोता हुआ चाहिए, समझा? वरना तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा। जो खाता है उसका हिसाब भी तो दे। जी मालिक, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हल चलते चलते कमर भी जवाब दे रही है। धर्मपाल गांव का सबसे अमीर और निर्दयी जमींदार था। रमेश जैसे मजदूर उसकी नजरों में दो कौड़ी के थे। रमेश सालों से उसकी जमीन पर काम कर रहा था, मगर उसके हाथ में आज तक सिर्फ मिट्टी आई थी। किस्मत नहीं, एक टूटा फूटा कच्चा मकान, अंदर मिट्टी की दीवारें, छोटी सी रसोई, एक चटाई और कोने में रमेश की बेटियां बैठी है। कविता, रमेश की पत्नी, चूल्हे पर खाना बना रही है। रमेश घर में दाखिल होता है, कपड़े पसीने से गीले हैं। कविता, खाना बना क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। आइए महाराज, आज तो आप हजारों कमा के आ रहे हैं ना। इतनी भूख तो राजा को भी नहीं लगती। सारा दिन खेत में पसीना बहाया है, थोड़ा सा चैन तो मिलना चाहिए घर में। घर में जवान बेटियां हैं और आप बस हल जोतते रहो। इतने में घर नहीं चलता रमेश, कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? कविता की बातों में कड़वाहट थी, लेकिन चिंता भी। महंगाई की मार, बेटियों की शादी और हर दिन की फाके, एक औरत की चुप पीड़ा उसकी आवाज में बदल चुकी थी। गांव में काम है ही क्या कविता? जो मिला है वही कर रहा हूँ। अगर पता होता कि तेरे साथ शादी करके मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे, तो मैं कभी तेरे जैसे फालतू इंसान से शादी ना करती। बेटियां चुप हैं, उनकी आंखों में डर और चिंता है। इस छोटे से घर की दीवारें गरीबी से जर्जर थी और रिश्तों की खामोशी भी अंदर ही अंदर दरक रही थी। हर दिन की मेहनत के बाद आज की थकान कुछ ज्यादा थी, पर मन की थकान शायद शरीर से कहीं बड़ी थी। रमेश सोच में डूबा बैठा था। ना जाने धर्मपाल मेरी मजदूरी कब बढ़ाएगा। घर का गुजारा भी मुश्किल है। अचानक पेड़ हिलने लगता है, तेज हवा चलती है। पेड़ के तने से एक आदमी नीचे गिरता है, घबराया हुआ। अरे तू इस पेड़ के पास क्यों बैठा है? मैं बस यूं ही बैठा था। आप पेड़ के अंदर से निकले। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक द्वार है, एक विचित्र दुनिया में जाने का रास्ता। विचित्र दुनिया? हाँ, नेक इंसान वहाँ जाए तो उसका भाग्य चमक जाता है, लेकिन जो अंदर से खराब है उसे ये पेड़ खुद ही बाहर फेंक देता है, जैसे मुझे। वो आदमी पेड़ की ओर इशारा करता है और चला जाता है। जाते जाते वो आदमी रहस्य छोड़ गया और रमेश के भीतर एक उम्मीद का बीज बो गया। रमेश पेड़ के तने के पास कुछ लिखा देखता है। अगर धन पाना हो और अपनी किस्मत को चमकाना हो तो इस दुनिया की एक पहेली सुलझाओ। रमेश सोच में पड़ गया, ये धोखा है या सच? लेकिन उसके पास खोने को क्या था? अगर ये सच हुआ तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो आंखें बंद करता है और पेड़ के भीतर चला जाता है। अंदर घना उजाला और फिर एक तेज सफेद रोशनी। जब रोशनी छटती है तो सामने एक अनोखी दुनिया दिखाई देती है। घर उल्टे लटके हुए, आसमान नीला नहीं हरा है और इंसानों के चेहरे पक्षियों व जानवरों जैसे हैं। ये दुनिया सामान्य नहीं थी, ये सच्ची थी या सपना, रमेश को खुद नहीं पता था। लेकिन हर चीज उल्टी और टेढ़ी थी, जैसे कोई किसी दूसरी जमीन पर आ गिरा हो। ये कैसी जगह है? दो पक्षी मुख वाले प्राणी रमेश की ओर आते हैं। कौन हो तुम? इस दुनिया में कैसे आए? मेरा नाम रमेश है, मैं उस पेड़ से आया हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। राजा के सामने पेश करो इसे। रमेश को तलवार की नोक पर एक महल में ले जाया गया, जो बाहर से भले ही सुंदर दिखता था, लेकिन अंदर डर और अंधकार से भरा हुआ था। तुम इंसान हो? वर्षों बाद कोई मानव हमारे द्वार तक पहुंचा है।
मैं कुछ नहीं जानता महाराज, बस अपनी गरीबी से भाग कर आया हूँ। हम सब पहले तुम्हारी ही तरह इंसान थे, खुशहाल थे, लेकिन एक दिन सूरी ने गांव के एक बाबा को धक्का दे दिया। बाबा ने चेताया था, जानवरों की हत्या मत करो, लेकिन उसके साथ हुए अपमान ने बाबा को क्रोधित कर दिया। जाते जाते उन्होंने पूरा गांव श्रापित कर दिया और हम सब जानवर बन गए। इस शराब को मिटाने का कोई रास्ता है क्या? हाँ, एक ही रास्ता है, एक सच्चा नेक इंसान अगर 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो ये शराब टूट जाएगा। ये बोलता है, पेड़ के नीचे सभी विचित्र प्राणी एकत्र हैं। माहौल गंभीर है, हवा में हल्की सी कंपन है। रमेश उसके सामने खड़ा है, थोड़ा घबराया, लेकिन हे रमेश, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। ये रही पहली पहेली। पूरी विचित्र दुनिया की नजरें रमेश पर टिकी। उनके भविष्य का फैसला अब उसी एक इंसान के जवाब पर टिका था। एक हत्यारे को सजा दी गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। एक में धधकती आग, दूसरे में जहरीले सांप और तीसरे में 3 साल से भूखा शेर। उसे किसी एक कमरे में जाना होगा। कौन सा कमरा चुने जिससे उसकी जान बच सके? पहला आग जान ले लेगी, दूसरा सांप और तीसरा 3 साल से भूखे शेर। क्या शेर 3 साल तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं? तीसरा कमरा, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर अब तक जिंदा नहीं होंगे, वो मर चुके होंगे। सही उत्तर। एक आशा की किरण फूटी। रमेश ने पहला चरण पार कर लिया। अब सुनो दूसरी पहेली। 2 जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ, लेकिन उनका जन्मदिन जून में मनाया जाता है। ये कैसे संभव है? मई में जन्म, जून में जन्मदिन, ये तो उलझन है। रमेश के माथे पर पसीना था। सवाल अजीब था, लेकिन जवाब कहीं आसपास ही था। एक क्षण बाद रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मई कोई महीना नहीं, वो गांव का नाम है। बच्चे मई नाम के गांव में पैदा हुए और उनका जन्मदिन जून में आता है। तुम बुद्धिमान हो रमेश, सही उत्तर। हम सबको यकीन होने लगा था कि यही इंसान को बदलाव ला सकता है, जिसकी सालों से प्रतीक्षा थी। अब अंतिम सवाल, ध्यान से सुनो। एक आदमी 1935 में पैदा हुआ और उसी साल मर गया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी उम्र 70 वर्ष थी। यह कैसे संभव है? अब सबकी सांसें थमी थीं। रमेश की आंखें झपकना भी थीं। ये सवाल साधारण नहीं था। 1935 में जन्म और 70 साल की उम्र और उसी साल मौत। रमेश को बचपन की एक शाम याद आई। उसकी दादी श्यामा ने यही पहेली एक दिन उसे सुनाई थी। 1935 कोई साल नहीं, वो हॉस्पिटल का कमरा नंबर था। आदमी की उम्र 70 थी। उसका जन्म 17 साल पहले हुआ था और मौत हुई कमरा बंद नंबर 1935 में, उसी साल नहीं। सही उत्तर।
हे रमेश, तुमने हमें शराब से मुक्त किया है। ये खजाना सोना चांदी और संपत्ति तुम्हारे लिए है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे ठीक लगा। रमेश शहर जाता है, बेटियों की शादी करता है और फिर अपनी पत्नी कविता के साथ एक नए महल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।